हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। तो जैसे कि आपको पता ही है कि सिविल स्टेप आपके साथ पंजाब पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा है। आज मैं अजय सिंह आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस जो कि जीएस 2 में पूछे गए थे 2021 के पेपर में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2021 में, वो था क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग पे, यानी क्वाड पे। क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग may not be a reliable long-term counter to China because it shall always remain dependent on policy preferences of US president critically analyze। देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना। यहाँ पे बोला गया है, स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता चाइना को काउंटर करने का, बिकॉज यूएस प्रेसिडेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उस पर बहुत ज्यादा ये डिपेंड करता है। इस स्टेटमेंट को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। देखिए यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डायरेक्टिव समझना है ना। ये यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज पूछा है, तो क्रिटिकली एनालाइज में आपको इस स्टेटमेंट के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स यहाँ पे इनकी बात करनी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे वहां पे हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ना सिर्फ आपको आंसर बताना रहेगा, बल्कि अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है वो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। देखो यहाँ पे डायरेक्टिव है, आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। ठीक है, तो क्रिटिकल एनालाइज पूछा है तो क्रिटिकल एनालाइज करनी है दोनों साइडें, है ना। ओके, वाई क्वाड मे बी अनरिलायबल ड्यू टू यूएस पॉलिसी शिफ्ट एंड वाई इट मे स्टिल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है दोनों के बारे में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और यहाँ पे एक बैलेंस्ड जजमेंट देनी है। कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है? सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड देना जरूरी है कि क्वाड है क्या आखिरकार और इसका स्ट्रेटेजिक पर्पस क्या है। ठीक है, और यहां पे बताना है कि किस तरीके से यूएस की लीडरशिप पे ये डिपेंडेंट है ना। यहां पे आपको बताना है कि डाइवर्जेंट थ्रेट परसेप्शन, यानी कि मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग चीज तरीकों से थ्रेट को अलग अलग तरीकों से परसेप्ट करते हैं, उसको भी आपको थोड़ा बताना है ना। यहां पे ये भी आपको बताना पड़ेगा कि ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, इनफॉर्मल एग्रीमेंट है ना, और उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, काउंटर पॉइंट्स भी आपको देने पड़ेंगे, और एंड में आपको एक बैलेंस्ड जजमेंट यानी एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है? पहली चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है वन साइडेड ब्लेम ऑन यूएस लीडरशिप। ठीक है, कि आपको डायरेक्टली ब्लेम नहीं करना स्टार्ट कर देना है यूएस लीडरशिप को, आपको दोनों बैलेंस करके चलना है। डू नॉट ट्रीट क्वाड एज अ फॉर्मल ट्रीटी, क्वाड एक फॉर्मल ट्रीटी नहीं है। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है क्वेश्चन को आंसर करते हुए, और वेग स्टेटमेंट से बचना है, जैसे कि गुड अलायंस, कि भाई ये एक गुड अलायंस है ना, बिना एग्जांपल दिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, और कुछ चीजें यहां पे दी गई हैं जो आपको करनी है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड देना है इस पूरे इशू का, है ना। मतलब स्पेसिफिकली आपको क्वाड के बारे में बताना है कि क्वाड एक बॉडी थी जो आपकी 2000 यहाँ पे देखो 7 में ये बनी थी, और इसको रीएक्टिवेट करा गया था आपका 2017 में। उस टाइम पे ये इतने अच्छे से ये बॉडी नहीं फंक्शन कर पाई थी, है ना। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऑब्जेक्शंस देखने को मिले थे, और रिसेंटली 2017 में, है ना, लेटली अभी रिसेंटली की बात है ये, है ना, 2017 में ये दोबारा से रिवाइव हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है उसकी डोमिनेंस बढ़नी स्टार्ट हो गई आपकी इंडो पैसिफिक रीजन में, और यहाँ पे यूएसए को लगा कि कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड पावर दूसरी तैयार हो रही है और उसको काउंटर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए, है ना। सिंस इंडिया के भी बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है चाइना के साथ, तो इंडिया भी इसका मेंबर पहले से ही था, बट फिर हमने अच्छे तरीके से इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसमें पार्टिसिपेट करना फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक डेकेड लॉन्ग पॉज रहा है यहाँ पे, और एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है, ये चीज आपको बतानी है ना। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, यू शुड ऑल्सो राइट अबाउट दिस। देखो यहाँ पे इंडिया है, यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो फोकस है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रिजिलियंस, टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, सेफगार्डिंग रूल बेस्ड ऑर्डर इन द रीजन, यहाँ पे ये आपको चीज बतानी है। देखो, व्हाइल इट ऑफर स्ट्रेटेजिक लेवरेज अगेंस्ट चाइना, इट्स फॉर्मल इनफॉर्मल नेचर एंड डिपेंडेंस ऑन यूएस पॉलिसी प्रायोरिटीज रेज क्वेश्चन अबाउट इट्स लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको एक डायग्राम बनाना है एग्जाम में, तो आप इस तरीके का एक डायग्राम बना सकते हो, जिसमें आप एक क्वाड, है ना, क्वाड्रिलेटरल आप बना सकते हो, जिसमें एक कोने पे आप इंडिया को दिखा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को और यूएसए को दिखा सकते हो, ताकि आपको एग्जाम में एग्जामिनर थोड़े ज्यादा मार्क्स दे सके। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे देखना है हमारे को कि आर्ग्यूमेंट फॉर अनरिलायबिलिटी यूएस पॉलिसी वॉलेटिलिटी, है ना। अब जो ये स्टेटमेंट बोल रही है कि भाई यूएसए की पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, उसके फेवर में आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देने हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखो,
है ना। यहां पे देखो सबसे पहली चीज आपको लिखनी है कि नो फॉर्मल ट्रीटी ऑब्लिगेशन। यहां पे कोई भी एक फॉर्मल ट्रीटी नहीं है, जैसे नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी मेंबर पे अटैक होता है तो सारी की सारी कंट्रीज उस जो जिस कंट्री ने अटैक किया होगा उसके अगेंस्ट आ जाएगी लड़ाई करने। इस तरह का कोई भी अलायंस नहीं है क्वाड, है ना। नॉट अ फॉर्मल अलायंस, इट लैक्स बाइंडिंग collective security clause, meaning continuation relies purely on the political will of the incumbent leaders। जो लीडर्स अभी होंगे उनकी विल पे डिपेंड करेगा कि वो इसको चलाना चाहेंगे कि नहीं चलाना चाहेंगे। तो एक आप ये पॉइंट लिख सकते हो। सेकंड लिख सकते हो आप एग्जीक्यूटिव स्विंग, a US administrative prioritization, isolationism and transactional diplomacy। The pre-2017 approach can easily downgrade the Quad from a leadership summit to a bureaucratic dialogue। बेसिकली यहां पे बोला जा रहा है कि अगर यूएसए का थोड़ा भी पॉलिसी शिफ्ट होता है और फिर से वो आइसोलेशन की तरफ जाता है, अपने को आइसोलेट करता है और यहां पे सिर्फ कंट्रीज के साथ सिर्फ ट्रांजैक्शनल नेचर के आपके रिलेशंस रखता है, तो यहां पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, ये जो लीडरशिप समिट से कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ब्यूरोक्रेटिक डायलॉग में। बेसिकली यहां पे बोल रहा है कि अगर यूएस का पॉलिसी शिफ्ट होता है, पहले जैसे 2017 से पहले होता था, तो क्वाड की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, सेकंड चीज ये बोली यहां पे। थर्ड चीज एसिमेट्रिक पावर, यूएस प्रोवाइड ओवरवेलमिंग मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल बैकबोन इन द इंडो पैसिफिक। तो देखो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कहीं ना कहीं एक ही तरफ ये ऑर्गेनाइजेशन लीन हो जाती है, यूएसए की तरफ। ठीक है, चलिए यहां पे ये चीज हम लिख सकते हैं। और लास्ट में डाइवर्जेंट परसेप्शन, यहां पे जो मेंबर्स हैं इसके, उनकी वेरिंग थ्रेट परसेप्शन है। जैसे कि इंडिया की प्राइमरीली कंसर्न है अपने लैंड बॉर्डर से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड से रिलेशन है ना। यूएसए पॉलिसी वॉलेटिलिटी कैन एक्सप्लॉइट दीज डाइवर्जेंस मेकिंग यूनाइटेड एक्शन डिफिकल्ट। ठीक है, तो अलग अलग लोग अलग अलग गोल्स से इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं, तो अगर यहां पे कोई यूनाइटेड एक्शन लेना होगा तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज सबके अपने इंटरेस्ट है ना। चलिए नेक्स्ट यहां पे जो है वो है आर्गुमेंट फॉर रिजिलियंस। ठीक है, अब यहां पे आपको फेवर में कुछ आर्गुमेंट देना है, पहले फेवर में दिया था, यहां पे कुछ अगेंस्ट में देना है, जो ये स्टेटमेंट कही गई है उसके। डिस्पाइट यूएस वेरिएबल सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू क्वाड इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। यहां पे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो क्वाड की जो स्टेबिलिटी है उसको दर्शाते हैं। जैसे कि देखो यहां पे चाइनाज जियोपॉलिटिकल असर्टिवनेस, चाइनाज परसिस्टेंट रिविजनिस्ट एक्शन, एग्जांपल साउथ चाइना सी में जो वो एक्शन कर रहा है, ताइवान स्टेट में जो एक्शन कर रहा है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो वो एक्शन कर रहा है। बेसिकली जो चाइना की असर्टिवनेस है जिससे वो अलग अलग कंट्रीज को परेशान कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया परेशान हो रहा है, इंडिया परेशान हो रहा है, यूएसए को खतरा है कि कहीं उसकी डोमिनेंस ना खत्म हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे हो रही हैं वो एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, एक यूनाइटेड कॉज मिल गया सारी कंट्री को क्या करने का, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का। ठीक है, अब देखो यहां पे दिस शेयर्ड थ्रेट परसेप्शन फोकस कॉर्पोरेशन रिगार्डलेस ऑफ यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। यूएस में जैसी भी पॉलिटिक्स आ जाए, ये जो फैक्टर्स हैं जैसे कि चाइना की असर्टिवनेस, ये इस ऑर्गेनाइजेशन को बांध के रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे देखो डीपनिंग इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, द क्वाड हैज मैच्योर्ड बियॉन्ड सिंपल मीटिंग्स। अब यहां पे सिर्फ सिंपल मीटिंग्स ही नहीं होती है, यहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर हो गई है, यहां पे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की भी बात होती है ना, यहां पे क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, वैक्सीन, इन सब चीजों की बात हो रही है, यहां तक कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये सारी चीजें जो हैं इसके बारे में अब यहां पे बात हो रही है। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी डायलॉग नहीं रह गया है, ये कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट भी करती है इन फील्ड्स में। ठीक है, तो देखो यहां पे देखो द ब्यूरोक्रेटिक एंड फंक्शनल लॉक इन मेक इट डिफिकल्ट फॉर एनी लीडर्स टू यूनिलैटरली डिसमेंटल, है ना। यहां पे किसी भी एक कंट्री को अगर वो बाहर निकल जाए तो इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए मिनीलैटरल फ्लेक्सिबिलिटी, देखो यहां पे मिनीलैटरल फोरम है ये, क्वाड कैन बी मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल देन कम्बर्सम फॉर्मल अलायंस। जैसे कि देखो बड़े बड़े अलायंसेस होते हैं, देखो हम देख रहे हैं कि भाई जो यूनाइटेड नेशन है वो भी फेल कर रहा है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, बट कहीं ना कहीं जो मिनीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि क्वाड हो गया आपका, I2U2 हो गया आपका, है ना, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये इस तरीके की देखो यहां पे है कि फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल अप्रोच देती है ना। तो वहां पे कहीं ना कहीं ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस फेवर में। इट अलाउज मेंबर टू परस्यू कॉमन गोल्स विदाउट बीइंग कंस्ट्रेन्ड बाय द रिजिड डिमांड ऑफ अ ट्रीटी। यहां पे कोई रिजिड ट्रीटी नहीं है तो मेंबर्स इसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब अगला जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है बाय पार्टीजन यूएस सपोर्ट। देखो यूएस में चाहे जो मर्जी पार्टी आ जाए, वो एक चीज से हमेशा एग्री करती है कि भाई चाइना जो है इज वन ऑफ द फ्यू एरियाज विद स्ट्रॉन्ग बाय पार्टीजन कंसेंसस इन द यूएस कांग्रेस। तो यूएस कांग्रेस में ये कंसेंसस है कि उन दोनों को, उन सारी पार्टीज जो भी वहां पे हैं, बेसिकली दो पार्टीज जो हैं, वो पार्टीज आपस में इस चीज के लिए एग्री करती है कि चाइना एक थ्रेट है ना। तो चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, चाइना को वो थ्रेट मानेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये भी एक पॉइंट है फेवर में कि क्वाड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटिन्यू करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्वाड इज समवट इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट स्टांस बट इज नॉट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इट। बाकी जो नई चीजें हैं जैसे कि चाइना की ग्रोइंग पावर, वो एक इंपॉर्टेंट रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड रखने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे इस उसका क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसेंट वॉर बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया हैज इंडिकेटेड दैट द कंडक्ट ऑफ वॉरफेयर इज सेट टू चेंज ड्रास्टिकली, एक्सप्लेन। देखो ये क्वेश्चन 2020-21 का है। तो उस टाइम पे जो एक इशू बहुत ज्यादा न्यूज में था वो था नगोर्नो काराबाख रीजन वाला कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब देखिए जो नगोर्नो काराबाख एक रीजन है जो कि डिस्प्यूटेड है बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया, और उसी से रिलेटेड ये कॉन्फ्लिक्ट था। अब देखो यहाँ पे ना आपसे एक चीज जो आपको याद रखनी है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में यहाँ पे आपसे कुछ नहीं पूछा कि नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट आपसे नहीं पूछा गया है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। यहाँ पे जो फोकस है वो है चेंजिंग वॉरफेयर का, कि किस तरीके से जो है वॉरफेयर चेंज हो रहा है। ट्रेडिशनली जैसे कि आपने देखा होगा कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स की ज्यादा वैल्यू रहती थी, आज की डेट में वॉर चेंज हो गया है ना, वॉर का नेचर चेंज हो गया है। आज की डेट में जो है जैसे ड्रोन्स हो गए, इनका बहुत ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो गया है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है एक्सप्लेन। ठीक है, डायरेक्टिव वर्ड जो है यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन करना है, टेक्नोलॉजिकल एंड टैक्टिकल शिफ्ट रिवील्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल और टैक्टिकल शिफ्ट जो है चेंज शिफ्ट हुआ है ना। फोकस ऑन वॉरफेयर एवोल्यूशन नॉट पॉलिटिकल कॉज, वही चीज है नगोर्नो काराबाख जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ वॉरफेयर एवोल्यूशन पे यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए। चीजें कौन कौन सी ध्यान में रखनी है कि भाई यहाँ पे जो ड्रोन्स है, लॉयटरिंग म्यूनिशंस है, इनको एज अ प्राइमरी वेपन्स यूज किया गया है, ये आपको बताना है। रियल टाइम सर्वेलेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक्स, इन सारी चीजों के बारे में जो भी यहाँ पे लिखी गई है आपको बताना है। ये हम आगे आंसर में ऑब्वियसली देख ही लेंगे। ठीक है, और आपको क्या चीज यहाँ पे अवॉइड करनी है, आपको अवॉइड करनी है पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिक कंटेक्स्ट। यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो प्लीज डू नॉट राइट दिस, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। डोंट इवेल्युएट हु वॉन और लॉस्ट, वॉन और लॉस्ट की बात ही नहीं है यहाँ पे। सीधे सीधे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमको आंसर करना है, और वेग स्टेटमेंट से आपने बचना है बिना एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी देने हैं, है ना। ऐसे ही वेग स्टेटमेंट नहीं बोल दिए कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हुई है और आप एग्जाम्पल दे ही नहीं रहे, है ना। ऐसा नहीं करना है आपने। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे किस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। छोटी बट इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि भाई ये जो है अजरबैजान और आर्मेनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था, है ना, 2020 में नगोर्नो काराबाख वॉर हुआ था, है ना, और वहां से प्रोवाइडेड decisive demonstration of how unarmed aerial system, precision targeting and network centric operations are fundamentally redefining the conduct of modern warfare। अब जो है पुराना जो टाइम में वॉरफेयर होता था उससे चेंज होके अनआर्म्ड एरियल सिस्टम्स, ड्रोन्स जिन्हें कहा जाता है, प्रिसीजन टारगेटिंग हो रही है, प्रॉपर जगह आपको पता होती है, बिल्डिंग पता होती है, कमरा पता होता है, आप उसको टारगेट कर सकते हो। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस भी बहुत ज्यादा यहाँ पे चल रहे हैं। ये चीज आप इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बताना है कि किस तरीके से चेंज हुई है ना। तो ड्रास्टिक शिफ्ट जो है वॉर में किस तरीके से हुआ है, सबसे पहले आपको अनआर्म्ड एरियल सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे बताना है कि इनकी डोमिनेंस ज्यादा रह रही है। देखो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्राइक वेपन्स जो हैं वो ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है आपका। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में एक पर्टिकुलर ड्रोन है जिसे कामाकाजी ड्रोन बोला जाता है, बहुत ज्यादा न्यूज में भी ये रहा है। कामाकाजी ड्रोन्स बेसिकली सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, इसमें बॉम्ब फिट होता है और अपने टारगेट की तरफ जाते हैं और उसको ब्लो कर देते हैं। पर्टिकुलरली इसको किसके लिए यूज किया जा रहा है, जैसे मान लो जो एनिमी है, एनिमी की जो व्हीकल्स हैं बहुत बड़े बड़े, जो उनकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वहां पे प्रॉपर ये कामाकाजी ड्रोन्स जा रहे हैं और ब्लास्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सस्ते आते हैं ये जो आपके कामाकाजी ड्रोन्स हैं, और इससे जो इंपैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। दूसरी कंट्री के जो है आप बहुत
ज्यादा महंगे महंगे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी ब्लास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इनका देखो यहाँ पे प्राइमरीली यूज बड़ा है। इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनकी फोटोज भी मैंने अटैच करी है। प्रिसीजन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो ये ड्रोन्स होते हैं ना बहुत ज्यादा चीप होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, है ना। और आपके एक्सपेंसिव हाई वैल्यूड एसेट्स जैसे कि आपके जो बैटल टैंक्स हो गए, है ना, और जो S-300 हो गया, है ना, इस तरीके के जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको खत्म करने के लिए ये छोटे छोटे जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। अब देखो इस चीज से हमारे को पता चलता है कि जो हमारे जो लेगेसी आर्मर्स हैं, जैसे कि टैंक्स हो गए आपके, ये जो सोवियत एरा का आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे S-300, इनकी एक वीकनेस है कि छोटे टारगेट्स जो हैं, छोटे जो जैसे कि जो ड्रोन्स वगैरह हैं, छोटे जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है डिजाइन टू काउंटर, that are not designed to counter small low lying and low observable unarmed aerial system। अगला देखो यहाँ पे जो आप पॉइंट लिख सकते हो, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर टारगेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो देखो रियल टाइम सर्वेलेंस। आप देख रहे होंगे आज के टाइम पे जो भी वॉर है, रियल टाइम में उसमें क्या हो रही है, सर्वेलेंस हो रही है। एनिमी का पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे इसके ठिकाने हैं, कहाँ कहाँ पे इस पे आर्मर्स हैं, किस तरीके से ये मूव करना चाहते हैं। तो जो पहले एक अनसर्टिनिटी रहती थी कि भाई जो एनिमी है कहां से अटैक करेगा, वो लगभग खत्म ही हो गई है, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेंसर्स के नजर में रह रहे हो, सर्वेलेंस हो रही है पूरे टाइम पे। और जो पहले एक फॉग ऑफ वॉर होती थी, बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, एक धुंध होती थी कि पता ही नहीं होता था कि कहां से अटैक करेगा, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेटेड किल चेन, ये जो चेन्स हैं अब वो इंटीग्रेटेड हो गई हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है, देखो आपका नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो सेंसर्स हैं वो डायरेक्टली आपकी कमांड पोस्ट और आर्टिलरी यूनिट से कनेक्टेड है, और जब भी कुछ यहाँ पे मौका मिलता है ना, तो उसको एकदम से उसका फायदा उठा के प्रिसीजन अटैक किया जाता है, इमीडिएटली अटैक यहाँ पे किया जाता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो। शिफ्ट टू प्रिसीजन, पहले जो होता था देखो, बॉम्ब्स फेंकते थे, कहीं पे गिरते थे, कई बारी अटैक होता था ढंग से, एनिमी का नुकसान होता था अच्छे तरीके से, पर अब यहाँ पे क्या है, अब ऐसा नहीं है, कभी कभी होगा कभी नहीं होगा, ऐसे का कुछ नहीं है। प्रॉपर अब जहां पे अटैक करना होगा वहां पे आप अटैक कर सकते हो। तो अब शिफ्ट हुआ है प्रिसीजन की तरफ हमारा, है ना, जैसे कि आर्टिलरी सैचुरेशन एंड एरिया बॉम्बिंग से टू प्रिसीजन गाइडेड स्ट्राइक्स की तरफ हमारा शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आज की डेट में देखो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी बड़ा है, कैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। सोफेस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज क्या करती हैं, आज की डेट में कैपेबिलिटीज बहुत तगड़ी हो चुकी हैं। ये क्या करती हैं कि जो एनिमी के जो रेडार्स होंगे, जो भी कुछ होंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको पूरा का पूरा जाम कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। कम्युनिकेशन, जीपीएस सिग्नल्स, इन सबको क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे डोमिनेंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्रूव्ड वाइटल एज एयर सुपरमेसी। जैसे पहले एयर सुपरमेसी को जैसे एयर के थ्रू जब अटैक्स होते थे उसको सुपीरियर माना जाता था, आज की डेट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जैसे कि जो ये रेडियो वेव्स वगैरह है और ये सारी चीजें जिससे कम्युनिकेशंस होते हैं, उस नेटवर्क को अगर आपने डिसरप्ट कर दिया किसी एनिमी का, तो पूरी की तरह पूरी के पूरी तरीके से आपने उस कंट्री को क्रिपल कर दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे देखो इंफॉर्मेशन डोमिनेंस। आज की डेट में देखो क्या है, ड्रोन फुटेज ऑफ सक्सेसफुल जो स्ट्राइक्स होती थी, जैसे मान लो किसी ने सक्सेसफुल स्ट्राइक किया एक जगह पे, पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी, उस वीडियो को अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे और यहाँ पे डिमोरलाइज कर देंगे एनिमी के जो ट्रुप्स होते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको पता चले कि आपकी कंट्री का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, आपकी फोर्सेस का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप फील करोगे, डिमोरलाइज्ड फील करोगे, ताकि आपकी एनर्जी को तोड़ा जा सके, साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको डेंट पहुंचाया जा सके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज होती है। फ्यूचर फोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पे देखो द कॉन्फ्लिक्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट मिलिट्री सक्सेस इज लेस रिलायंट ऑन लार्ज मास्ड इन्फेंट्री फॉर्मेशन, है ना। अब देखो यहां पे बोला गया है कि अब जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो इस पे डिपेंड नहीं करता, है ना, किस पे डिपेंड नहीं करता, देखो आपका लेस रिलायंट ऑन लार्ज एंड मास्ड इन्फेंट्री, कि बड़ी बड़ी आर्मी से अब कुछ नहीं होगा। अब ये जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है ना, ये चेंज हो गया है बिल्कुल, है ना। अब छोटे छोटे इक्विपमेंट्स पे डिपेंडेंट है, पहले जो बड़ी आर्मीज होती थी उनकी ज्यादा वैल्यू होती थी, अब ये जो छोटे छोटे जो ड्रोन्स हैं इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से आप पूरे तरीके से इस पूरे आंसर को क्या कर सकते हो, यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है छोटा सा, अगर थोड़ा आपको बड़ा भी लिखना हो तो आप बड़ा कंक्लूजन एक लिख सकते हो, ठीक है। चलिए,
देखो कंक्लूजन में एक और चीज बता दूं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो जो भी आपने ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं उनको समराइज्ड फॉर्म में 2 3 4 लाइन में आप यहाँ पे लिख सकते हो। जो भी आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं फेवर और अगेंस्ट में, उनको समराइज करके यहाँ पे लिख सकते हो अपने कंक्लूजन में, ठीक है। और आपका कंक्लूजन जो होना चाहिए वो एक पॉजिटिव एंड की तरफ है ना इशारा करना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए आपका जो कंक्लूजन है। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंजिंग जियो इकोनॉमिक फैक्टर इन पाकिस्तान विल स्टेबलाइज द साउथ एशियन रीजन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट बताई गई है, चेंजिंग जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन पाकिस्तान विल स्टेबलाइज द साउथ एशियन रीजन, क्रिटिकली एनालाइज। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो ये कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो चेंज हो रहे हैं पाकिस्तान में, क्या उससे साउथ एशियन रीजन स्टेबलाइज हो सकता है, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोला है। क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट दी है इसके आप इसको इसके फॉर में भी आपको चीजें बतानी है और अगेंस्ट में भी चीजें बतानी है, कि अगर हाँ हो सकती है तो क्यों हो सकती है, नहीं तो क्यों नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो क्रिटिकली एनालाइज है, यहाँ पे आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेगी, पॉजिटिव चीजें भी और नेगेटिव चीजें भी। चलो, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, एक बैलेंस कंक्लूजन रहना चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, देखो क्या क्या चीजें, पॉजिटिव नेगेटिव्स बताना है, ठीक है। कंसीडर बोथ शॉर्ट टर्म फ्रिक्शन एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है, और प्रोवाइड ओवरऑल बैलेंस असेसमेंट। अभी देखेंगे हम आंसर में इसको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। डू नॉट अज्यूम इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस पीस। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये अज्यूम करके नहीं चलना है कि अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि पीस आ ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता, ये अज्यूम करके नहीं चलना है, अवॉइड करना है ये चीज। अवॉइड ओवर एम्फेसिस ऑन सीपैक विदाउट स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट, है ना। आपको बस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में ऐसी बात करते नहीं रहना है, ओवर एम्फेसिस नहीं करना है, स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट भी उसका आपको यहाँ पे बताना है। डू नॉट इग्नोर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी ऑब्स्टेकल्स, ये भी आपको बताने हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ रिसेंटली, देखो 2022 में क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी निकाली है, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी सेंट्रिक टू अ जियो इकोनॉमिक मॉडल यहाँ पे उन्होंने शिफ्ट करी है अपनी पॉलिसी, टैकल रिपीटेड इकोनॉमिक क्राइसिस एंड टू टैकल रिपीटेड इकोनॉमिक क्राइसिस एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली अब पाकिस्तान जो है बहुत भिखारी हो गया है, एक तरीके से सबके पास पैसे मांगने जा रहा है ना। तो काइंड ऑफ अब इन्होंने अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज कर ली है कि थोड़ा पीस करेंगे। बट देखो ऐसी कंट्री जो है वो वहां पे कभी पीस आ नहीं सकता है, ठीक है। वो कंट्री ऐसी है कि वो बोलेगी पीस की बात करेगी और उससे 4 दिन बाद वो अटैक करना स्टार्ट कर देगी किसी और कंट्री पे, ठीक है। तो इन पे हम विश्वास कर ही नहीं सकते वैसे भी। पर फिलहाल इन्होंने क्या बोला है 2022 में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कि भाई अब हम एक सिक्योरिटी सेंट्रिक जो कंट्री है उससे जियो इकोनॉमिक मॉडल पे शिफ्ट हो रहे हैं। बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि अब हम कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाए अपनी कंट्री में, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट उसी कंट्री में होती है जिस कंट्री में पीस होता है ना। तो काइंड ऑफ इस पॉलिसी से कहा जा रहा है कि काइंड ऑफ अगर पाकिस्तान में पीस आया तो पूरे रीजन में भी यहाँ पे पीस आने की संभावना है, बिकॉज यही तो मेन टेररिस्ट है जो पूरे इलाकों में टेररिस्ट को भेजता है, यही मेन कल्प्रिट है। चलो यहाँ पे देखो आपका दिस, एक मिनट रुकना ना, दिस अलाइनमेंट विद द लिबरल बिलीफ दैट ट्रेड एंड इंटरडिपेंडेंस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, है ना। ये मतलब इस पे बिलीव कर रहा है, लिबरल बिलीफ है कि भाई जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है उससे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। बाय लिवरेजिंग प्रोजेक्ट्स लाइक सीपैक रीजनल कनेक्टिविटी, है ना। पाकिस्तान सोच रहा है कि वहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से वहां पे पूरे रीजन में यहाँ पे पीस आएगा। येट दिस शिफ्ट ऑपरेट विद इन अ कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। इस तरीके से आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको बताने हैं, है ना। जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स प्रमोटिंग स्टेबिलिटी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे लगता है कि स्टेबिलिटी आ सकती है। तो देखो यहाँ पे पहला है इंसेंटिवाइजिंग पीस फॉर इन्वेस्टमेंट। द न्यू सिक्योरिटी, जो न्यू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करती है, और ताकि वहां पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ सके, है ना। विच रिक्वायर स्टेबल बॉर्डर्स एंड रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट रिस्क। दिस इंट्रिंसिक इकोनॉमिक मोटिवेशन एक्ट एज डिसइंसेंटिव फॉर मिलिट्री एडवेंचरिज्म, ठीक है। अब बेसिकली मतलब अगर वहां पे इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होना चाह रहा है वो देश, तो ऑब्वियसली उसको ये जो मिलिट्री है उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके एडवेंचरिज्म को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उसको नहीं पड़ना पड़ेगा अगर वो चाहता है वहां पे ग्रोथ हो और स्टेबिलिटी आए पूरे रीजन में। सेकेंड चीज यहाँ पे जो है, कुछ यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स भी स्टार्ट किए गए हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा चाइना ने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उसके तहत यहाँ पे उसने पाकिस्तान को भी अपने साथ जोड़ा है, और पाकिस्तान के साथ यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये सोच रहा है पाकिस्तान कि अगर इस प्रोजेक्ट को अच्छे से लेवरेज करा जाए तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वहां पे आएगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से फिर पूरे एरिया में क्या आएगा, पीस आएगा। साथ में ही कुछ और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सेंट्रल एशिया से तापी गैस पाइपलाइन है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, है ना। ये यहाँ से नेचुरल गैस को लाने की बात हो रही है इस पाइपलाइन के थ्रू, है ना। अब यहाँ पे ये सारी चीजें जो होंगी वो सोच रही है, इस उससे सोचा जा रहा है कि भाई इससे पूरे एरिया में इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी, और इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी तो क्या चीज होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े कम होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये आप पॉजिटिव पॉइंट्स में दे सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे आईएमएफ के पास जब पाकिस्तान गया था पैसे मांगने, तो आईएमएफ ऐसे ही लोन नहीं देता है, आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस रखी हैं, है ना। यहाँ पे देखो मैंडेटरी रिफॉर्म्स बोला है कि आपको करने ही पड़ेंगे, अगर पाकिस्तान ने नहीं करे तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लोन्स उसको थोड़े कम वहां से मिल सकते हैं आईएमएफ की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिस्कली साउंड पाकिस्तान इज लेस लाइक टू जनरेट इंटरनल सिक्योरिटी और रिफ्यूजी क्राइसिस दैट मे स्पिल ओवर द रीजनल, है ना, रीजनली जो स्पिल हो। इसके बाद अगला है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इंक्रीज फोकस ऑन लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड चाइना पोटेंशियली शिफ्ट पाकिस्तान रिसोर्सेज अवे फ्रॉम मिलिट्री एस्केलेशन, ठीक है। अगर इकोनॉमिकली प्रोस्पर कर रहा है तो काइंड ऑफ उसके जो मिलिट्री की तरफ पैसा जा रहा है वो थोड़ा किसी और डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है। बट देखो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिमिटेशन है कि भाई ये जो बोला जा रहा है कि वहां पे जो भी पैसा आएगा उससे पीस होगा, ये लेस लाइकली है, बिकॉज वहां पे क्या है, इस पूरे रीजन में एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, वो है इंडिया पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक राइवलरी, और जहां पे की जो कश्मीर का इशू है ये बार बार उठता है, ठीक है। चलिए, तो उससे यहां पे शांति आना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। सेकंड है लो रीजनल इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे ना कुछ बॉडीज होती थी पहले, सार्क करके एक आपने सुना होगा बॉडी है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। क्यों ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है? बिकॉज जो पाकिस्तान है वो इस प्लेटफॉर्म को चलने ही नहीं दे रहा। जब भी इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें होनी स्टार्ट होती हैं तो जो पाकिस्तान है वो सारी स्टॉक्स को स्टॉल कर देता है और बस एक ही इशू कश्मीर 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 के बारे में यहाँ पे बातचीत करता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया ने इस समिट को क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था, और बाकी कंट्रीज ने भी बॉयकॉट कर दिया है। अब इंडिया का जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स बिम्स्टेक, ठीक है। बे ऑफ बंगाल जो इनिशिएटिव है आपका, है ना, बिम्स्टेक के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, है ना। तो इसमें एक बिम्स्टेक भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, सिंस वी आर डिस्कसिंग अभी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप खुद से नोट जरूर बनाना बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक ऑल्टरनेटिव है जो सार्क का एक ऑल्टरनेटिव है ना। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी, पाकिस्तान रिकरेंट डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। भाई खुद ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो पूरा 5 ईयर का टेन्योर उसका पूरा कर पाए। कभी ना कभी मिलिट्री क्या कर देती है, कू कर देती है, मिलिट्री ही पूरी की पूरी पावर अपने पास ले लेती है। तो यहाँ पे भी एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूटी एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स लाइक सीपैक हिंडर्स सस्टेन्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। चलो जी, तो यहां पे देखो अगला सीपैक जियोपॉलिटिकल डायमेंशन। इंडिया व्यू सीपैक एज वायलेशन ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी। कहां से पास हो रहा है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। तो इंडिया के लिए ये सही नहीं है, इंडिया हमेशा इसको क्या करता है, अपोज करता है। तो काइंड ऑफ जो प्रोजेक्ट कहा जा रहा है कि वो स्टेबिलिटी लाएगा, वही तो इंस्टेबिलिटी लाने का यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन है, इस तरीके से आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हो कि पाकिस्तान शिफ्ट टुवर्ड जियो इकोनॉमिक कैन हेल्प रेज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सपोर्ट रीजनल स्टेबिलिटी। हाउएवर डोमेस्टिक पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी एंड ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक राइवलरी लिमिट्स इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से जो भी हमने पूरी चीजें यहाँ पे लिखी है ना, यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस करा उसी की एक तरीके से समरी यहाँ पे लिखी गई है ना, कि कुछ पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, है ना। और यहाँ पे देखो लिखा गया है जो इकोनॉमिक मेजर्स कैन कॉम्प्लीमेंट
complement peace but cannot stabilize the region without sustained political will and resolution of core disputes। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो कोर डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, उनको हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे पॉलिटिकल विल भी दिखानी पड़ेगी, तभी सॉल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी आनी इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है चाइना से रिलेटेड। विद द चाइना इनहेरिटिंग द सोवियत यूनियंस एबिलिटी टू डायरेक्टली राइवल द यूएस एंड एम्पावर इट्स ओपोनेंट्स, इज द वर्ल्ड विटनेसिंग अ रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर। बेसिकली कोल्ड वॉर जो था वो आपका एक तरीके से वॉर था दो कंट्रीज के बीच में, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। 1990s में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और ये जो आपका कोल्ड वॉर है वो खत्म हो गया है। बट अब जैसे ही चाइना क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, पावर चाइना की बढ़ रही है, तो काइंड ऑफ कहीं ये तो नहीं है कि एक नया कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चाइना इनहेरिटिंग द सोवियत यूनियन एबिलिटी टू डायरेक्टली राइवल यूएसए, कि वो सोवियत यूनियन की काइंड ऑफ एबिलिटी को इनहेरिट कर रहा है और डायरेक्टली काउंटर कर रहा है किसको, यूएसए को, है ना। और यहाँ पे कहीं वर्ल्ड एक है ना रिवाइवल तो नहीं कर रहा है कोल्ड वॉर का विटनेस। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले तो इवेल्युएट करना है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विद द कोल्ड वॉर। तो आपको बताना है कि कोल्ड वॉर के साथ सिमिलैरिटीज कौन कौन सी हैं और डिफरेंसेस क्या क्या हैं, और यहाँ पे एक आपको बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज है, डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखना है, अभी हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को। और यहाँ पे क्या है, एक बैलेंस्ड जजमेंट आपको देना है, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है जब आप क्वेश्चन करोगे। क्या अवॉइड करना है, अवॉइड डिक्लेयरिंग अ न्यू कोल्ड वॉर आउटराइट। सीधे ही नहीं बोल देना है कि हाँ भाई कोल्ड वॉर स्टार्ट है ना, तो थोड़ा आपको एनालाइज करना है, उसके बाद फिर आप एक जजमेंट पे अराइव करोगे। डू नॉट कंपेयर चाइना टू यूएसएसआर विदाउट हाईलाइटिंग की डिफरेंसेस। यहाँ पे कुछ की डिफरेंसेस भी आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे, डायरेक्टली चाइना को यूएसए से यूएसएसआर से कंपैरिजन नहीं करना है। अवॉइड एग्जैजरेटिंग मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, यहाँ पे ये मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को एग्जैजरेट करने से बचना है। चलो, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वर्ल्ड इज करंटली एक्सपीरियंसिंग अ न्यू एरा ऑफ इंटेंस सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस बिटवीन द यूएस एंड चाइना दैट शेयर सेवरल फीचर्स विद द ओरिजिनल कोल्ड वॉर। देखो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है चला हुआ यूएस और उसके बीच में, जो जिस तरीके से लगता है कि भाई एक ओरिजिनल जो कोल्ड वॉर था उससे थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज है। However, it is fundamentally distinct due to key structural differences, making it inaccurate to label a simple revival of Cold War। ठीक है, तो कुछ differences भी हैं, हमको समझना पड़ेगा, हम outright इसको एक revival नहीं बोल सकते हैं। अब देखो आर्ग्यूमेंट इन फेवर कि हाँ भाई कोल्ड वॉर की तरह कुछ कुछ चल रहा है, उसके फेवर में कुछ चीजें बतानी है। सबसे पहला है नियर पियर कैपेबिलिटी। बेसिकली यहाँ पे दुनिया में सिर्फ एक ही पावर है जो यूएसए को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही है, वो कौन है, चाइना। ठीक है, अब वो चैलेंज कर सकती है भी और कर भी रही है। ठीक है, अनलाइक द इकोनॉमिक वीकनेस ऑफ सोवियत यूनियन, चाइना इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई पावर है ना, दो पावर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अगला देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ब्लॉक। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ब्लॉक में क्या है, वी सी द फॉर्मेशन ऑफ रिवाइवल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो गया, पावर ब्लॉक्स बन गए हैं, स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स बन गए हैं। जैसे कि यूएस लेड कौन सा है आपका अलायंस, क्वाड हो गया है आपका, ऑकस हो गया है आपका। ठीक है, इस तरीके के अलायंसेस यहाँ पे हैं, है ना। और यहाँ पे नेटो है आपका, ईयू के साथ एंगेजमेंट इनकी बढ़ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो चाइना अलाइंड, चाइना के जो अलाइंड कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया हो गया, रशिया की भी किसकी तरफ अलाइन कर रहा है अब धीरे धीरे, ऑब्वियसली आपका चाइना के साथ अलाइन कर रहा है। और चाइना का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बोला जाता है ना, तो वो भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं चाइना ने भी अपना एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है और यूएसए भी अपना एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज अगर सिमिलरिटी देखें तो टेक्नोलॉजिकल आर्म रेस। पहले क्या होता था कि आर्म रेसिस थी किनके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। यूएसए बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स बना रहा था, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स बना रहा था, और रशिया भी इक्विपमेंट्स बना रहा था, है ना। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे चली थी। बट अब जो है एक नई आर्म रेस चल गई है, टेक्नोलॉजिकल आर्म रेस जिसे बोला जाता है, जिसमें क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे रेस लग रही है यूएसए और चाइना के बीच में, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G 6G, है ना, इनके बीच में। चलो जी, और यूएसए कहीं ना कहीं अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड सैंक्शंस जो इस रिजीम से, है ना,
कहीं ना कहीं वो क्या करता है, एक्सपोर्ट कंट्रोल करने की कोशिश करता है, सैंक्शंस लगाता है ताकि वो चाइना की डोमिनेंस को थोड़ा कम कर सके टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से लगता है कि भाई कहीं कोल्ड वॉर दोबारा से स्टार्ट तो नहीं हो जाएगा। अगला देखो आइडियोलॉजिकल फ्रेमिंग, यहाँ पे क्या है, जो यूएसए और चाइना का जो है अभी है ना, जो वॉर जो चला हुआ है, ट्रेड वॉर या फिर बेसिकली आइडियोलॉजिकल वॉर जिसमें कहें, यहाँ पे डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन स्टेट है ना, और पहले जो था वो कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो कि ये चीजें ट्रू क्यों नहीं है ना, ये चीजें ट्रू क्यों नहीं है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, आज का जो वर्ल्ड है वो वैसा वर्ल्ड नहीं है जैसा 1945 में था, है ना, या जैसे 1990s में था। आज की डेट में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है और दुनिया जो है आपस में इंटीग्रेटेड है। यूएसए बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है अभी भी किस पे, चाइना पे, है ना। डीप इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ये। यूएस एंड चाइना आर प्रोफाउंडली इंटीग्रेटेड इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ठीक है, बहुत ज्यादा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले तक ना मैक्सिमम जो फैक्ट्रीज थी, जो ये एप्पल के जो फोन्स बनते हैं, ये सारे कहाँ पे बन रहे थे, चाइना में बन रहे थे। तो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट थे, है ना, ये कंट्रीज एक दूसरे पे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हैं अभी। और जो यूएस और यूएसएसआर की राइवलरी थी, वहां पे दे आर कंप्लीट, वहां पे क्या थी, कंप्लीट इकोनॉमिक सेपरेशन थी, पहली चीज ये। अगली चीज मल्टीपोलैरिटी नॉट बाइपोलैरिटी। आज का जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। उस टाइम पे सिर्फ दो पोल्स थे, यूएसए और यूएसएसआर। आज की डेट में नए पोल्स उभर रहे हैं, ईयू, इंडिया, जापान, एशियान कंट्रीज, है ना। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो यहाँ पे भी देखो ये चीज चलती है। और यहाँ पे जो है वो इन दोनों पावर्स के साथ एंगेज करते हैं। यूएसए, इंडिया यूएसए के साथ भी एंगेज करता है, चाइना के साथ भी एंगेज करता है ना। तो कहीं ना कहीं अब वैसा वर्ल्ड नहीं है जैसा पहले था, तो ये भी इसके अगेंस्ट एक पॉइंट हो गया। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे देखो जियो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल, द राइवलरी इज लार्जली जियो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल, फोकस्ड ऑन एस्टेब्लिशिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड सप्लाई चेन कंट्रोल। तो यहाँ पे इस पे ये फोकस करता है, वाइल मिलिट्री टेंशंस एग्जिस्ट। एग्जांपल यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो राइवलरी है वो जियो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी पे है फोकस्ड, बट थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या है, मिलिट्री टेंशंस भी है, जैसे कि ताइवान और साउथ चाइना सी में। इट इज not a direct global military confrontation characterized by massive forward deployment conventional forces and the existential threat of nuclear war that defined the original Cold War। तो ओरिजिनल कोल्ड वॉर में खतरा रहता था कि कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, बट यहाँ पे ऐसा कोई खतरा है नहीं इतना ज्यादा, है ना। लार्जली जो है वो इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी पे जो ये है ज्यादा वॉर आपका टिका हुआ है, जो इनके बीच में राइवलरी है वो। लास्ट है लिमिटेड आइडियोलॉजिकल एक्सपोर्ट। यहाँ पे चाइना नहीं चाह रहा कि वो एक्टिवली नहीं चाह रहा कि उसकी जो आइडियोलॉजी है वो पूरे वर्ल्ड में प्रमोट हो, वो बिजनेस करना चाह रहा है पूरे वर्ल्ड के साथ, ये उसकी आइडियोलॉजी है आज की डेट में, है ना। आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करना चाहता, बट अपनी जो ट्रेड है, ट्रेड करना चाहता है बाकी कंट्रीज के साथ। बट ओरिजिनली क्या हो रहा था, यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करना चाह रहा था, यूएसए अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करना चाह रहा था। तो ये भी इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। टुडे स्ट्रेटेजिक राइवलरी रिजेंबल एस्पेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर बट अकर्स इन मल्टीपोलर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड। द टर्म्ड ग्रेट पावर कंपटीशन is more complex, integrated and less ideologically rigid than in US USSR rivalry. The main challenge lies managing these competitions to prevent it from escalating into a full scale military conflict। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैज बीन कनाडाज रिस्पांस टू इंडियाज प्रपोज्ड फार्म लॉज, हाउ विल इट इंपैक्ट इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशनशिप, क्रिटिकली एनालाइज। देखो यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा पुराना है, ऑब्वियसली 2021 में ये पेपर हुआ था, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई उस टाइम जो फार्म लॉज थे वो ज्यादा न्यूज में थे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन में भी। चलिए तो यहाँ पे देखो रिस्पांस पूछा है, व्हाट हैज बीन द कनाडाज रिस्पांस टू इंडियाज प्रपोज्ड फार्म लॉ। ये किस तरीके से इंडिया और कनाडा के बायलैटरल रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज करना है, देखो आपको बहुत बार हम ये देख चुके हैं पहले भी, है ना। चलिए, और फैक्चुअल और बैलेंस्ड टोन आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है।
क्या चीजें आनी चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको बताना है कि इससे रिलेटेड कनाडा जो फार्म लॉज आए थे, कनाडा ने उससे रिलेटेड अपना कंसर्न शो करा था और इंडिया ने इसको देखा एज ए इंटरफेरेंस इन इट्स इंटरनल मैटर। यहाँ पे कुछ आपको नेगेटिव इफेक्ट्स, मिटिगेटिंग फैक्टर्स और बैलेंस्ड जजमेंट भी एंड में देनी है। क्या चीजें अवॉइड करनी है, देखो अवॉइड जजिंग द फार्म लॉज देमसेल्व्स, यहाँ पे जजमेंट का काम आपको नहीं करना है। डू नॉट एग्जैजरेट बायलैटरल फॉल आउट, ये भाई बहुत ही ज्यादा फॉल आउट हो गए हैं, और अवॉइड अननेसेसरी डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिबेट्स में यहाँ पे नहीं पढ़ना है। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका डायरेक्टली आंसर हमने करना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, इंडियन फार्म लॉज इंट्रोड्यूस हुए थे 2020 में, है ना, और यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे मार्केट में, ट्रिगरिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अमंग फार्मर्स, जिससे कि फार्मर्स ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पे करने स्टार्ट कर दिए थे। इंडिया में भी हुए प्रोटेस्ट, और यहाँ पे देखो कनाडा होम टू अ लार्ज इंडियन डायस्पोरा, पर्टिकुलरली 6 जो यहाँ पे रह रहे थे, यहाँ पे पब्लिकली उन्होंने क्या करा, एक्सप्रेस करा कंसर्न ओवर द हैंडलिंग ऑफ दीज प्रोटेस्ट। तो कनाडा इंटरनल अफेयर में काइंड ऑफ इंटरफेयर कर रहा है इंडिया की, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बोला और अपना जो कंसर्न है वो यहाँ पे जाहिर करा। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। यहाँ पे देखो आप कनाडा का रिस्पांस देख सकते हो कि यहाँ पे पब्लिक कंसर्न एक्सप्रेस करा उन्होंने कि भाई यहाँ पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी ये चीज करा कि भाई ये जो प्रोटेस्ट थे पीसफुल थे, और यहाँ पे मतलब बेसिकली ये प्रोटेस्ट को इसके फेवर में इन्होंने कुछ बातें कही थी, जिसको इंडिया ने एज अ इंटरफेरेंस ले लिया अपने इंटरनल अफेयर्स में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो क्या है अगला, इंपैक्ट ऑन इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशनशिप। ठीक है, देखो नेगेटिव इंप्लीकेशंस देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म्स क्या है ना, शॉर्ट टर्म में देखो थोड़ी नेगेटिव इंप्लीकेशन देखने को मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे आगे क्या होगा। शॉर्ट टर्म में देखो क्या होगा, डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन क्रिएट होगी, है ना, पब्लिक नेचर ऑफ कनाडाज रिमार्क एंड क्रिएटेड इमीडिएट एंड सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक स्ट्रेन एंड मिसट्रस्ट, दोनों कंट्रीज में एक तरीके से डिप्लोमेटिक स्ट्रेन और मिसट्रस्ट की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई। एक्सैजरेटेड टेंशंस, द इंसिडेंट reinforced India's suspicion regarding Canada's perceived inaction against खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। तो देखो यहाँ पे इंडिया काफी टाइम से ये ऑब्जेक्ट कर रहा है कि जो कनाडा है, जो वहां पे खालिस्तान जो मूवमेंट चलती है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा है, और काइंड ऑफ कनाडा इनको सपोर्ट कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज से काइंड ऑफ जाहिर होता है जब वो इंडिया में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और कनाडा का प्राइम मिनिस्टर आके कुछ उस प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो इंडिया इसको एज अ इंटरनल अफेयर में इनकी हस्तक्षेप मान रहा है। ठीक है, चलिए आगे। स्लोइंग एंगेजमेंट, ये जो चीजें होंगी इससे क्या होंगी, थोड़े टाइम के लिए क्या हुआ था, उस टाइम भी देखा गया था कि थोड़े टाइम के लिए हमारे जो रिलेशंस थे वो थोड़े डाउन चले गए थे, बट अभी रिसेंटली एज ऑफ 2025 की बात करें तो इंडिया कनाडा रिलेशंस थोड़े अच्छे होने स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे जो ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही थी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था उससे रिलेटेड, वो भी थोड़ी डाउन हो गई थी उस टाइम पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखो मिटिगेटिंग एंड न्यूट्रल फैक्टर्स, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, देखो यहाँ पे क्या है ना, ये चीज हमारे को समझनी पड़ेगी कि कनाडा में बहुत ज्यादा अमाउंट में इंडियन डायस्पोरा रहता है। अगर देखा जाए तो 1.8 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा वहां पे रहता है ना, और वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स भी रहते हैं बहुत सारे, और एक जो है आपका डीप सोसाइटल बॉन्ड क्रिएट करता है दैट प्रेशर लीडर टू मेंटेन फंक्शनल रिलेशंस। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो इतना ज्यादा अमाउंट में वहां पे डायस्पोरा रहता है, वो वहां के लीडर्स को कहीं ना कहीं, है ना, ये काइंड ऑफ फोर्स करता ही है कि वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखे। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की अगर बात की जाए, है ना, कॉपरेशन अभी भी इकोनॉमिकली हम काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, जैसे कि एनर्जी सेक्टर में हम यूरेनियम के लिए डिपेंडेंट है ना, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, है ना, ये अभी भी हमारा जो है की फैक्टर्स ऑफ जो है हमारा कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, चलिए तो थर्ड देखो, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, बोथ नेशंस शेयर broader interest in Indo-Pacific and supply chain resilience, providing long-term strategic imperative to eventually reconcile differences। तो देखो शॉर्ट टर्म में तो लग रहा है कि इंडिया, और उस टाइम पे देखो लग रहा था कि इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप्स खराब हो गए हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो अभी धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप पटरी पे आने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कंक्लूजन लिख सकते हो, एक बैलेंस्ड कंक्लूजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ढंग से इस क्वेश्चन को देखना। डिस्पाइट द एम फॉर आत्मनिर्भर भारत, इंडिया शैल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम चाइना सप्लाई चेन एट लीस्ट इन द शॉर्ट रन। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत तो हम कर रहे हैं,
कोशिश कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो, बट अभी भी इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना, चाइना पे। और अभी शॉर्ट टर्म में अगर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिया के लिए डिटैच करना चाइना से, है ना। बेसिकली यहाँ पे जो सप्लाई चेन है चाइना की, है ना, चाइना से आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें इंडिया में क्या होती है, इंपोर्ट होती हैं। और इंडिया के कुछ जो ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत की सेक्टर्स हैं, जो उस पे इन सप्लाई चेन्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जिसमें एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी आता है, जिसकी बात हम इस क्वेश्चन में करेंगे ही करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये कमेंट डायरेक्टिव लिखा हुआ है, कमेंट ऑन इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड शॉर्ट टर्म चैलेंजेस, ठीक है, एक्नॉलेज लिमिटेड प्रोग्रेस इन सर्टेन सेक्टर्स। यहाँ पे आपको ये भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा क्या क्या पॉइंट आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि अभी भी हम ज्यादा डिपेंडेंट हैं इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पे, एपीआईज पे, टेलीकॉम पे, सोलर इक्विपमेंट्स पे, है ना। और यहाँ पे देखो कॉस्ट एडवांटेज भी देखनी पड़ेगी, चाइना से बहुत सस्ते सामान मिलता है, स्केल ऑफ चाइनीज प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है, जो कि हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे ही। कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, डू नॉट इक्वेट आत्मनिर्भर भारत विद कंप्लीट डिकपलिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाना है कि हम तो आत्मनिर्भर बन गए हैं, हमारे को चाइना की क्या जरूरत नहीं। अभी भी हमारे को कुछ टाइम के लिए चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आत्मनिर्भर की हम बात तो कर रहे हैं, बट अभी भी हमारी खुद की सप्लाई चेन्स, हम खुद इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं इंडिया में, तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंस इस पे जायज है। अवॉइड इग्नोरिंग हाई डिपेंडेंस सेक्टर्स, ठीक है, और अवॉइड एक्सैजरेटिंग प्रोग्रेस इन सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। देखो यहाँ पे देखो, आप इस तरीके से क्वेश्चन आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि इंडिया पुश फॉर आत्मनिर्भर भारत सिंस 2020 एम्स टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस excessive external dependencies. However, China जो है remain India's largest source of import. देखो आत्मनिर्भर भारत बनाने की हमने कोशिश तो करी है, बट अभी भी हम बहुत ज्यादा अमाउंट में उन्हीं चीजों में चाइना पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमारा जो ट्रेड है $101 बिलियन 2023-24 के अगर डाटा की बात करूं तो इतना हमारा था। इसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल डिपेंडेंस है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में, 30 से 40% अभी भी कंपोनेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं। एपीआईज, जिनको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है, जिनके बिना आपकी जो दवाइयां हैं वो बननी बहुत मुश्किल है, वो भी हम 70% कहां से मंगा रहे हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाइना से मंगा रहे हैं। सोलर इक्विपमेंट्स तो 80% जो आपके पीवी मॉड्यूल्स होते हैं, सारे कहां से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है ना, देखो, गिव दिस डीप integration into China centric global value chain achieve short term supply chain detachment poses significant structural challenges। अगर हम सप्लाई चेन को कम खत्म कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म में हमारे को बहुत ज्यादा चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल हर्डल्स की बात करें टू शॉर्ट टर्म डिटैचमेंट अगर हम करते हैं तो देखो अभी भी मैंने बताया, देखो क्रिटिकल सेक्टर हैं जो इस पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स के एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए अभी भी हम 70% इन पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करी जाए तो अभी भी इन पे कंपोनेंट्स के लिए बहुत ज्यादा क्या है, हमारी डिपेंडेंसी है। बल्क केमिकल्स एंड मशीनरी, है ना, जो चाइना है वो चीपर पॉइंट में, चीपर मनी में हमारे को, है ना, कम पैसे में हमारे को बहुत ज्यादा चीजें दे देता है ना, प्रोवाइड कर देता है। हाई वॉल्यूम इनपुट्स अक्रॉस न्यूमरस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी डिपेंडेंस अभी बहुत ज्यादा है उस पे। कॉस्ट एंड स्केल एडवांटेज, देखो चाइना ने क्या करा है ना, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। जब भी आप कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हो, थोक में प्रोड्यूस करते हो, तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आ जाती है, ठीक है। तो उस चीज का चाइना को एडवांटेज है, और वो दूसरी चीज ये भी करता है कि सस्ते रेट में बेचता भी है बाहर, और किसी कंट्री के लिए कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे को कोई चीज सस्ते में मिल रही है तो ऑब्वियसली हम वो चीज खरीदेंगे रादर देन कि खुद प्रोड्यूस करें। अगला है सप्लायर लॉक इन एंड जीवीसीज, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स होती है, देखो चाइनीज फर्म्स आर ऑफन द डोमिनेंट एंड सोल सप्लायर ऑफ सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड नेसेसरी कंपोनेंट्स। भाई अब कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो चाइना क्या कर रहा है, सिर्फ वही बना रहा है, डोमिनेंस उन्हीं की है, तो अब ऑब्वियसली उन्हीं से खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजिकल गैप्स में भी देखो, यहाँ पे इंडिया फेसेस टेक्नोलॉजिकल डेफिसिट इन की हाई वैल्यू एरियाज लाइक लिथियम आयन बैटरी सेल्स, है ना, सेमीकंडक्टर्स। चाइना हैज अचीव्ड नियर ग्लोबल डोमिनेंस इन दीज थिंग्स। तो भाई अगर डिटैच होना हमारा क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। काउंटर पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ ग्रेजुअल प्रोग्रेस। अब देखो इंडिया, ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया ने कोशिश की है कि उसकी डिपेंडेंस धीरे धीरे कम हो सके इनसे। उसके लिए इंडिया ने क्या क्या चीजें करी हैं वो देखो। यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, एक हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई है। देखो हमने क्या बोला है कि कोई भी कंपनी अगर जो पिछले साल का उसका प्रोडक्शन था,
उससे ज्यादा प्रोडक्शन इस साल करती है ना, तो उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, गवर्नमेंट उसको कुछ इंसेंटिव्स देगी, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे क्या की गई है, हमने स्कीम चलाई है। कौन कौन से एरियाज में, जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे स्टील के सेक्टर में हमने किया है, ताकि जो क्या हो सके, हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके और इसको इंसेंटिवाइज किया जा सके, ठीक है। अब आगे देखो, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, हमने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है जो पूरा ग्लोब अपना रहा है इस टाइम पे, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का मतलब है कि भाई सिर्फ चाइना पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्रिटिकल चीजों के लिए हम कुछ और कंट्रीज को भी अप्रोच करेंगे, वहां से भी इंपोर्ट करेंगे चीजों को, ठीक है। तो ये है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, जिसमें हम साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर रहे हैं, ताकि इनसे वो चीजें हम इंपोर्ट कर सके। स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, अब यहाँ पे क्या है, targeted quality control orders and explicit restriction in strategic sectors like telecom, power equipments are creating डेलिबरेटिव स्पेस फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स टू स्केल अप। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कुछ सेक्टर्स में क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ताकि जो हमारी खुद की इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पे क्या हो सके, बिल्ड हो सके, ठीक है। इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो मैंने एक बैलेंस कंक्लूजन लिख रखा है, आपको फाइल शेयर हो जाएगी, आप यहाँ से अच्छे से इस कंक्लूजन को पढ़ो, है ना। बेसिकली वही चीजें हैं जो हमने ऊपर लिखी है, उसकी समरी यहाँ पे हमने लिख दी है कंक्लूजन में। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज मैंडेट ऑफ WHO एंड हाउ बाइंडिंग आर इट्स डिसीजंस। WHO के बारे में पूछा है कि मैंडेट क्या है, इसके डिसीजंस क्या बाइंडिंग होते हैं, कितने बाइंडिंग होते हैं। एग्जामिन द रोल प्लेड बाय WHO इन कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स है ना, 2021 में पूछा गया है, पीक पे कोविड है उस टाइम पे आपका, है ना, मतलब इस टाइम 2020-21 में पीक पे कोविड चल रहा है, इस टाइम पे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो डायरेक्टिव को अंडरस्टैंड करना है आपने, यहाँ पे व्हाट पूछा गया है तो एग्जामिन करना है आपको WHO का मैंडेट लीगली बाइंडिंग नेचर है कि नहीं है, क्या है, और कोविड-19 में क्या रोल रहा है। यहाँ पे बैलेंस्ड असेसमेंट आपको देनी है अचीवमेंट्स वर्सेस लिमिटेशंस की, है ना। मैंडेट बताना है, बाइंडिंग नेचर बताना है, कोविड में क्या रोल रहा, लिमिटेशंस क्या रही, क्या चीजें आपको अवॉइड क्या करनी है ना। अवॉइड ब्लेमिंग WHO अलोन फॉर फेलियर्स, सिर्फ WHO को ही ब्लेम नहीं करना है फेलियर्स के लिए, है ना। देखो कोविड-19 में आपने देखा होगा कि ह्यूमन हमने खुद भी कितना ज्यादा लापरवाही बरती है, ठीक है। चलो, डू नॉट पोर्ट्रे इट्स डिसीजन एज एनफोर्सेबल लॉज, अगर इसके डिसीजन ऐसे नहीं है कि एनफोर्सेबल है ना, बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो बाइंडिंग है ही नहीं इसके, ठीक है। चलो, अवॉइड इररिलेवेंट पॉलिटिकल कमेंट्री, तो पॉलिटिकल कमेंट्री कुछ यहाँ पे नहीं करनी है आपको। WHO इज डायरेक्टिंग एंड coordinating authority for global health within the United Nations system. Most of its decisions are advisory and non legally binding, not legally binding है ही नहीं भाई, बहुत ज्यादा जो डिसीजंस है ना। चलो, विद द की एक्सेप्शंस ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन IHR 2005, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बाइंडिंग है, वो भी कंट्रीज पे डिपेंड करता है कि वो इंप्लीमेंट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन कर सकते हो, मैंडेट एंड बाइंडिंग नेचर में आप लिख सकते हो कि देखो कोर ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे, अचीविंग हाईएस्ट पॉसिबल हेल्थ स्टैंडर्ड फॉर ऑल, सबके लिए हाईएस्ट हेल्थ स्टैंडर्ड होने चाहिए। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है कि फंक्शंस इंक्लूड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल हेल्थ केयर वर्क जो है उसको कोऑर्डिनेट करना, हेल्थ नॉर्म्स एंड टेक्निकल गाइडलाइंस को वो करना, सेट करना, डिजीज सर्वेलेंस थ्रू द IHR, जो ये हमने यहाँ पे पढ़ा आपका, है ना, ये हो गया आपका इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, इसके तहत आपका डिजीज को सर्वेलेंस करना, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड इमरजेंसी सपोर्ट, प्रमोटिंग हेल्थ रिसर्च, है ना, ये सारी चीजें करना। बाइंडिंग नेचर क्या है, देखो मोस्ट रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग नेचर की होती है, रिलाइंग ऑन वॉलेंट्री कंप्लायंस, कंट्री कंप्लायंस कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो कुछ नहीं है भाई, वॉलेंट्री है ये, ठीक है। जबकि एक ही है जो चीज बाइंडिंग है वो है IHR 2005 is legally binding, require 196 parties to develop surveillance and response capabilities, notify WHO of any event that may constitute, है ना, ये चीज, ठीक है। चलो, है ना, ये चीज करेगा PHEIC, ठीक है। चलिए, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनल कंसर्न, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे करनी है। However, the IHR has no enforcement mechanism, leaving WHO dependent on state corporation, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने बोला था देखो, स्टेट पे आपका डिपेंडेंस बनी रहती है। अब देखो WHO ड्यूरिंग कोविड-19 अचीवमेंट्स क्या रही हैं, लिमिटेशंस क्या रही हैं। देखो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न,
है ना, कोविड को आपका डिक्लेयर कर दिया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन 30 जनवरी 2020 को, ठीक है। इशूड कॉन्टिन्यूएंस साइंटिफिक एंड टेक्निकल गाइडलाइंस इसने इशू करते रहा। कोऑर्डिनेटेड रिसर्च वाया सॉलिडेरिटी ट्रायल्स, यहाँ पे कोलैड करा कोवैक्स वाला वैक्सीन इक्विटी ताकि आ सके पूरे वर्ल्ड में। ग्लोबल सर्वेलेंस डाटा एंड सिचुएशन रिपोर्ट यहाँ पे ये करा, प्रोवाइड करा इसने सर्वेलेंस डाटा, है ना, पूरे वर्ल्ड को। लिमिटेशन क्या रही देखो यहाँ पे, क्रिटिसाइज फॉर अर्ली डिलेज, यहाँ पे डिले देखे गए इसकी तरफ से, है ना, यहाँ पे चीजें हो जाती थी उसके बाद बहुत टाइम बाद यहाँ पे WHO क्या कर रहा है, एक्शन ले रहा है। अनेबल टू अनफोर्स कंप्लायंस, यहाँ पे वो कर ही नहीं पाया, कंप्लायंस नहीं करवा पाया कंट्री से, जैसे कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, है ना, नहीं करवा पाया ऑन और पेंडेमिक मेजर्स भी अच्छे से नहीं करवा पाया कंट्रीज से। कुड नॉट प्रिवेंट वैक्सीन नेशनलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ कंट्रीज ने क्या करा कि अपनी कंट्री वालों को ही पहले वैक्सीन्स लगवाई, जैसे इंडिया बीइंग एक्सेप्शन, उसने पूरे एक वैक्सीन मित्र इनिशिएटिव चलाया, जितने भी इंडियन ओशन रीजन या जहां जहां भी वो वैक्सीन फ्री में भिजवा सके वहां पे उसने फ्री में भिजवाई। फेस्ड क्रॉनिक फंडिंग कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे फंडिंग कंस्ट्रेंट्स भी देखे गए कि WHO को तो देखो आपका जो यूएसए है, यूएसए ने तो एग्जिट भी कर दिया है इसको, है ना, डोनाल्ड ट्रंप सीधे बोल रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, फालतू की ऑर्गेनाइजेशन है ना। चलो, तो ये चीज है। तो WHO प्लेड एसेंशियल रोल एज अ साइंटिफिक एंड coordinating body during COVID-19 but limited by non-binding nature of its rules and reliance on member state transparency, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे डिपेंडेंस था, और दूसरी चीज यहाँ पे है कि भाई इसके पास इतने फंडिंग मैकेनिज्म भी नहीं थे, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने 2021 का जो भी ये पेपर था आपका इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। चलिए।